तो मैं आपको संसदीय और अध्यक्षीय शासन के बारे में एक थोड़ी बेसिक सी बातें बता देता हूँ कि संसदीय शासन में संसद नीतियाँ बनाती है, संसद के द्वारा नीतियाँ बनती हैं। संसद जो सांसद होते हैं, एमपीज होते हैं, वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं और वही नीतियाँ देश के लिए नीति निर्माण का कार्य करते हैं। ठीक है, इसमें सारा काम संसद का होता है। ठीक है, वहीं अध्यक्षीय शासन में जो है वो अध्यक्षीय, वो चाहे ब्यूरोक्रेसी के लोग हों, चाहे वो बड़े बड़े सिविल सेवा के आला अधिकारी हों, उस तरह के लोग इसमें शासन करते हैं। ठीक है, इस तरह के लोग शासन चलाते हैं। तो अध्यक्षीय शासन में अध्यक्षों का शासन होता है, उसमें जनता के द्वारा सरकारें नहीं चुनी जाती है। ठीक है, उसमें ब्यूरोक्रेसी के लोग शासन चलाते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक सी बातें हैं संसदीय शासन और अध्यक्षीय शासन के बारे में। तो आपको मैंने बता दिया कि इस तरह के प्रश्न अगर आए तो संतुलित अप्रोच, संतुलित दृष्टिकोण कैसे अपनाया जाए इस तरह के प्रश्नों में। ठीक है, और उसके साथ सारांश निहित को मैं थोड़ा समझा देता हूं आपको। सारांश निहित, देखिए सारांश निहित का मतलब है कि निष्कर्ष जब आप लिखें ना, तो निष्कर्ष में जो प्रश्न, जो उत्तर आपने लिखे हैं ऊपर, उसके सार होने चाहिए। ठीक है, उस सार का मतलब ये नहीं है कि पूरा भूमिका और मुख्य भाग जो लिखे आप पूरा फिर निष्कर्ष में लिख दें, ऐसा नहीं है। जब निष्कर्ष हमेशा शॉर्ट होना चाहिए, मैं आपको बता रहा हूं कि निष्कर्ष हमेशा लघु होना चाहिए। लघु होने का मतलब है कि जितना प्रश्न और आपने भूमिका और मुख्य भाग में लिखा है, निष्कर्ष उसका एक भाग से भी कम होना चाहिए। ठीक है, और उस एक भाग में वो उत्तर का जो सार है वो निष्कर्ष में दिखना चाहिए। जैसे मसलन मैं आपको बता रहा हूं कि आपने किसी भी प्रश्न का उत्तर लिखा, इसके लिए मुझे एक प्रश्न लेना होगा। ठीक है, जैसे कि आपने लिखा जलवायु परिवर्तन के बारे में, क्लाइमेट चेंज के बारे में। ठीक है, तो आप जलवायु परिवर्तन के बारे में जब आप उत्तर शुरू करेंगे तो आप भूमिका लिखेंगे, मुख्य भाग लिखेंगे। जब निष्कर्ष पे आएंगे तो निष्कर्ष में इस बात की चर्चा कर देनी है, इस बात की कोशिश करनी है कि ऊपर जो मैंने लिखा है जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड, वही निष्कर्ष में है और उसका सार हो। जैसे कि ऐसे उपरोक्त कथनों के आधार पे हम ऐसा कह सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन एक काफी संवेदनशील मुद्दा है और वैश्विक मंच पर इसे उठाना चाहिए, इसके लिए एक पहल करनी चाहिए सभी देशों को। इस तरह का सारांश, इससे पता चले कि आपने जो ऊपर लिखा है उसका सार ही है आपका निष्कर्ष, और निष्कर्ष का मतलब होता भी यही है। ठीक है, तो इतना अगर आप समझ गए हो तो मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, तो निष्कर्ष मैंने आपको बता दिया और मुझे आशा है कि आप प्रस्तुतिकरण को ठीक से समझ गए होंगे। और मैं दूसरा ले रहा हूं जो क्या था, प्रवाह। ठीक है, दूसरा जो मुद्दा था प्रवाह का, ठीक है, फ्लो। देखिए उत्तर लेखन में फ्लो का, प्रवाह का काफी महत्वपूर्ण रोल होता है। ठीक है, जब आप उत्तर लिखना शुरू करते हैं और उत्तर में अगर आपका फ्लो नहीं है तो उत्तर एकदम बेकार हो जाता है, उसमें पता ही नहीं चलता आप उत्तर कहाँ शुरू कर रहे हैं, कहाँ खत्म कर रहे हैं। मैं अभी समझाता हूँ आपको कि फ्लो किसे कहते हैं, कि फ्लो किस उत्तर में ऐसा देख सकते हैं कि हाँ इस उत्तर को देख के कह सकते हैं हाँ इसमें फ्लो है, और इस किसी उत्तर को देख के कह सकते हैं इसमें फ्लो नहीं है। जैसे मसलन जैसे मैंने आपको बताया आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार, जैसे मैंने कॉन्सेप्चुअल चीज बताया, संकल्पनात्मक कैसे लिखते हैं भूमिका, तो उसमें ही मैं एक उसी तरह का एक उदाहरण यहाँ पे ले रहा हूँ, उसके माध्यम से मैं समझाऊंगा कि फ्लो किसे कहते हैं। जैसे लिखता हूँ मैं किसी आर्थिक सर्वेक्षण पे कोई प्रश्न आया, मान लीजिए उस पर मैं उत्तर लिख रहा हूँ, तो मैं ऐसे लिखूंगा, अभी आप समझ जाएंगे कि फ्लो किसे कहते हैं। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार
भारत में पशुधन की संख्या X% रही, मान लेते हैं, ठीक है, X% रही। उसके बाद वहीं 2018-19 में Y% रही थी। अब आप देख सकते हैं कि इस उत्तर को जब कोई पढ़ेगा तो स्वाभाविक तौर पर इसे लगेगा कि एकदम उत्तर में फ्लो है। जैसे आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार भारत में पशुधन की संख्या X% रही, वहीं 2018-19 में 9% रही। इससे पता चल रहा है कि आप कंपैरिजन कर पा रहे हैं कि 2019-20 में कितनी रही है, 2018-19 में कितनी, और उसमें फ्लो भी है। जैसे फ्लो का मतलब होता है कि आप भाषा का एंड कर रहे हैं, कहाँ समाप्ति कर रहे हैं, फिर कहाँ से शुरू कर रहे हैं, उसका लिंक कैसा है, उसका चेन कैसा है, वो एक दूसरे से जुड़ा है या नहीं। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता संख्या रही थी, उसके बाद मैं लिखता 2018-19 में Y% रही थी। इसमें कोई फ्लो नहीं है। आप इससे लग रहा है कि आप उसको समाप्त करके फिर से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो एक वाक्य मैं और लिखता हूँ ताकि इससे आपको मोटी मोटी समझ मिल जाए कि दोनों में अंतर क्या है। आप खुद बताना कि फ्लो किस में ज़्यादा है। मैं इसे चेंज कर लेता हूँ। दूसरा मैं लिख रहा हूँ, भारत में 2018-19 में शिक्षा बजट Z% था, वहीं 2017-18 में X% था। इसे मैं पढ़ रहा। अब दोनों वाक्य ध्यान से पढ़ें, बात वही है, ठीक है। बस आर्थिक सर्वेक्षण में यहाँ पशुधन है, यहाँ शिक्षा है, ठीक है। अब दोनों वाक्य आप पढ़ें, मैं पढ़ता हूँ, अब ध्यान से सुने। आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार भारत में पशुधन की संख्या X% रही, ठीक है, वहीं 2018-19 में Y% रही थी, ठीक है। ये पहला वाक्य। अब दूसरा पढ़ लेते हैं। भारत में 2018-19 में शिक्षा बजट Z% रहा, वहीं 2017-18 में X% था। अब आप खुद इस बात का निर्णय करें कि किस वाक्य में आपको फ्लो ज़्यादा लग रहा है, कौन सा वाक्य थोड़ा एडवांस लग रहा है, कौन सा वाक्य सामान्य सा लग रहा है, कौन सा वाक्य संघ लोक सेवा आयोग में उत्तर लिखने लायक है, कौन सा नहीं है, ठीक है। स्वाभाविक तौर पर मैं तो इसे ही कहूँगा, क्योंकि इस वाक्य में जो फ्लो है, जो चैन है, ठीक है, जो आपस में जुड़ाव है वाक्य में, परिच्छेद में, वो कहीं ना कहीं इसमें नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो आप इस बात का पूरा ध्यान देंगे कि इस फ्लो का बिल्कुल ध्यान रखें उत्तर लेखन में, ठीक है। फ्लो का ध्यान रखने के बाद अगर परीक्षक आपके उत्तर को पढ़ेगा तो उसे काफ़ी प्रभाव पड़ता है, इसका बिल्कुल पड़ता है, और जिससे मूल्यांकन के लिए स्तर पर आपको काफ़ी फायदे मिल सकते हैं, ठीक है। तो मैं आशा है कि आप फ्लो को समझ गए होंगे, ठीक है। फ्लो का विशेष ध्यान रखना है, और उसके साथ साथ बहुत सारे विद्यार्थी, बहुत सारे अभ्यर्थी इस बात का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते। उसमें पता ही नहीं चलता है कि कहाँ का के की, कोई किसी का पता नहीं चलता है कहाँ अंत हो रहा है, कहाँ शुरू हो रहा है, कोई लिंक ही नहीं मिलता, ठीक है। तो इस तरह के प्रयोग से बचें। बहुत सारे बच्चे प्रयोग भी करने लगते हैं कि इस तरह के प्रयोग से अगर कोई कुछ नया आउटपुट निकल जाए, ठीक है, तो उस तरह के प्रयोग से बिल्कुल बचें। इनका बिल्कुल प्रभाव पड़ता है फ्लो का। आप लिखेंगे, परीक्षक को प्रभावित करना चाहिए कि उसका प्रभाव और पढ़े। पहली प्राथमिकता ये है कि उत्तर पढ़े, उत्तर पढ़ने के बाद ही मूल्यांकन होता है, ठीक है। तो ठीक है, मैं इसे साफ कर रहा हूँ। अब देखिए, प्रभा के बाद जो अगला था हमारा भाषा था। भाषा को मैं ले रहा हूँ। देखिए, उत्तर लेखन में मैं अगर संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की बात करूं या राज्य लोक सेवा आयोग की बात करूं तो भाषा का भी बहुत बड़ा योगदान होता है किसी भी उत्तर में। आप किस प्रकार की, कैसे भाषा का प्रयोग करते हैं, किस तरह स्तर की भाषा का प्रयोग करते हैं, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दा है इस संदर्भ में। तो मैं देखता हूं कि इसमें किस तरह के भाषा का प्रयोग होना चाहिए, ठीक है, और किस तरह के भाषा का प्रयोग करने से बचना चाहिए, ठीक है। क्या करें और किससे बचें, ठीक है।
कुछ अभ्यर्थियों की ये आदत होती है कि वो ऐसा सोचते हैं, उनके मन में ऐसी बातें आती है कि अगर हम खूब एकदम एडवांस पुछल्ले हिंदी का प्रयोग करेंगे तो उससे काफ़ी लाभ मिलेगा हमें, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जैसे मैं एक शब्द है ओवरव्यू, ठीक है, ओवरव्यू को एक अभ्यर्थी ने लिखा, उसकी हिंदी होती है सिंहावलोकन। मैं आपको बता दूं कि इस तरह के शब्द लिखने से बिल्कुल बचें, क्योंकि इस तरह के शब्द मतलब परीक्षक के दिमाग में आतंक फैला देते हैं, ठीक है। इस तरह के प्रयोग से बिल्कुल बचना है। अगर ओवरव्यू है, अगर आप ओवरव्यू लिख देते हैं इंग्लिश में, आप जब उत्तर लिखें तो एक दो वर्ड इंग्लिश में लिखने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन उस स्तर तक परेशानी नहीं होगी जिस स्तर तक ये ना लगने लगे उसे इस बच्चे का माध्यम हिंदी है या इंग्लिश, ठीक है, उस स्तर तक परेशानी नहीं होगी। आप इस बात का ध्यान रखेंगे। अब ऐसा ना हो कि आप हिंदी मीडियम के छात्र हैं और आप हमेशा हर लाइन्स में 2 4 5 10 वर्ड इंग्लिश के लिख रहे हैं, तो इसमें परेशानी हो सकती है, लेकिन 1 2 वर्ड लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह के शब्दों से बिल्कुल बचना है, मतलब पुछल्ले शब्दों से बचना है। पुछल्ले शब्द, पुछल्ले शब्द से बचें, ठीक है। बिल्कुल इसका प्रयोग ना करें, मेरी तो ये एक व्यक्तिगत सलाह है, क्योंकि इससे काफ़ी नुकसान आपको होगा। तो इस तरह के शब्दों से बचना है। उसके साथ साथ भाषा में वर्तनीगत अशुद्धि, भाषा में वर्तनीगत अशुद्धि का बिल्कुल ध्यान रखें, क्योंकि हिंदी माध्यम के छात्रों में सबसे बड़ी परेशानी इस बात की होती है कि वर्तनीगत अशुद्धि एक एक उत्तर में, कभी कभी मैंने देखा है कि एक एक उत्तर में, एक पेज में 40 से 50 उससे भी ज़्यादा वर्तनीगत अशुद्धि मिलतियाँ हैं, और काफ़ी मात्रा में ऐसी अशुद्धियाँ होती हैं जो कि नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और अपने आप में एक शर्म की बात भी है कि अगर हिंदी, और एक चुनौती भी है कि हिंदी माध्यम का परिणाम अंतिम चयन प्रक्रिया में जो नहीं हो पा रहा है, उसकी मूल वजह एक ये भी है, और भी मूल वजह हैं, लेकिन एक वजह ये भी है, ठीक है। तो इससे बचना है। उसके साथ साथ भाषा के स्तर पर पठनीय बनाने का प्रयास करें उसे, ठीक है। भाषा आपकी पठनीय हो, पढ़ा जा सके। अब ऐसा उत्तर ना लिख दें आप कि जो आप खुद ना पढ़ पाएं। तो पठनीय कहने का मतलब है कि कोई भी उसे पढ़े तो एक नज़र में अगर पढ़ना चाहे तो पढ़ सके। ऐसा ना कि आप उत्तर लिखें और उसे पढ़ने के लिए काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़े, इस तरह की ज़रूरत ना हो। इस बात का विशेष ख्याल रखें, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो है इसमें बचना, चूँकि मुझे इसे वहाँ लिखना चाहिए, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ इसको। तो मैंने अभी तक आपको बताया कि किन किन बातों से बचना है और किन किन बातों पर ध्यान देना है, क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। इन सब भाषा के स्तर पे मैंने आपको समझाया और आशा है कि आप समझ गए होंगे। तो मैं यहाँ तक इस सेगमेंट को समाप्त करता हूँ और दूसरे पे आता हूँ, ठीक है। देखिए, मैंने जो भी स्टार्टिंग में लिखा था, चाहे वो प्रामाणिकता हो या विषय वस्तु हो, निष्कर्ष हो, उन और पिछले कक्षाओं में जो इंट्रोडक्शन क्लासेस में मैंने चर्चा की थी, तो आपके मन में ये समस्या और चिंताएं हो रही होंगी कि मैंने जो उस कक्षाएं में मैंने बताया था, जो सेगमेंट बताया था, उस पर चर्चा मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको बता दूँ कि वो सारे टॉपिक इसी में निहित हैं और जो मैं बता रहा हूँ अभी उसी पे कक्षा चल रही है। जैसे मैंने पहले बताया था मानक, तो उसी मानक पे मैं भी चर्चा कर रहा हूँ। तो आप बिल्कुल इस बात का तनाव ना लें, मुझे इस बात का पूरा ध्यान है कि मैं उसी पे चर्चा करूँगा, उसी दायरा क्षेत्र के अंदर ही मैं चर्चा करूँगा, कोशिश करूँगा मैं उसी दायरा क्षेत्र के अंदर ही रहूँ, ठीक है। तो दूसरा मैं ले रहा हूँ, जो नेक्स्ट मैं ले रहा हूँ वो है प्रामाणिकता, ठीक है।
प्रामाणिकता का मतलब है कि प्रमाण मजबूत होने चाहिए। जैसे कि किसी भी अपराध में सबूत मजबूत हो तो केस ज़्यादा मजबूत होता है। तो उसी प्रकार प्रामाणिकता का मतलब है कि प्रामाणिक को, जैसे मैं इसको एकदम लघु रूप से एकदम समझाना चाह रहा हूं कि जैसे मैं इस यहां पे भी ले रहा हूं, जैसे राम, रहीम और श्याम 3 मित्र हैं, ठीक है। राम, रहीम और श्याम 3 मित्र हैं। इनमें से एक दिन राम की लड़ाई श्याम से हो जाती है और श्याम पुलिस स्टेशन जाता है और कंप्लेन करता है और कहता है कि इस तरह के मामले में जो है राम मुझे बार बार परेशान करता है, गालियां देता है, मुझे मैसेज करता है और साथ साथ मुझसे लड़ाई भी की आज। तो पुलिस ने इस मामले में उनसे कहा कि आपके पास पर्याप्त सबूत क्या हैं, आप दें, तभी तो हम समझे कि हाँ ऐसा हुआ है। तो राम ने कहा कि नहीं, मेरे पास ऐसे कोई सबूत नहीं है, लेकिन ये हमेशा मेरे पे मैसेज करता है, परेशान करता है, ठीक है। उसके साथ साथ श्याम ने फिर कहा कि नहीं, राम मुझे गालियां देता है और देखिए मेरे पास इस मैसेज है, मेरे पास प्रमाण है कि मैसेज इन्होंने भेजा है और तब मैंने 3 मैसेज के बाद, 4 मैसेज के बाद एक मैसेज मैंने इधर से भेजा है। तो इससे प्रमाण और मजबूत हो गया। प्रमाण मजबूत होने से ये मतलब है कि अब ये जो प्रमाण दे रहे थे, राम जो दे रहा था पुलिस को, वो थोड़ा सा मजबूत हो गया इससे, क्योंकि उसके पास सबूत आ गए कि मैसेजेस हैं उसके पास कि श्याम ने राम को पहले मैसेज भेजे थे, ठीक है। तो इस मामले में ये सबूत ज़्यादा प्रमाणिक हो गया। उसी तरह इसी बीच में एक दिन फिर राम की लड़ाई रहीम से हो गई। श्याम ने उसके वीडियोस बना लिए और फिर राम पुलिस स्टेशन गया और कंप्लेन किया और बताया कि मुझे राम ने मारा, ठीक है, रहीम ने मारा। तो उसके बाद पुलिस ने कहा आपके पास क्या सबूत है? तो कहा मेरे दोस्त श्याम ने वीडियो बनाई है, वो है। तो प्रमाण और मजबूत हो गया। तो मैं इन सब बातों से मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि प्रमाण का अर्थ है कि किसी भी तर्क को या किसी भी आधार को आप रखें या कोई भी तर्क रखें तो उसके बदले एक मजबूत आधार दें, ठीक है। यहाँ तक तो होगी ये बात। अब मैं थोड़ा विषय वस्तु के स्तर पे लघु रूप से इसे समझाने का प्रयास कर देता हूँ। तो मुझे आशा है कि आप प्रामाणिकता को समझ चुके होंगे। जैसे आप कोई सुझाव दें, कोई तर्क दें, ठीक है, कोई सुझाव या कोई तर्क दें, उसके आधार जरूर दें। जैसे मैंने बताया राम और श्याम और रहीम के मामले में ये आधार होने चाहिए। अगर कोई अपराध है या फिर किसी भी मामले में हो, चाहे वो प्रश्न के मामले में हो, उसके प्रमाणिक आधार होने चाहिए, एकदम मजबूत आधार, ठोस आधार होने चाहिए। तो ठोस आधार के आधार पर बात करें, ऐसा नहीं कि बिना आधारहीन बात करने से काफ़ी समस्याएं होती है, चाहे उत्तर लेखन में हो या फिर आपकी आम जिंदगी में हो, समस्याएं तो आती ही है। तो बिल्कुल आप ध्यान देंगे कि कोई भी सुझाव दें, जैसे कि आप सरकार को कोई सुझाव देना चाहते हैं तो सुझाव के माध्यम से आप उसके प्रावधान भी बता दें कि इसके लिए ये सुझाव हैं। जैसे सरकार को आप इंसिस्ट करना चाह रहे हैं या सुझाव देना चाह रहे हैं कि सरकार को इस पहल पर XYZ पहल पर कार्य करना चाहिए, उसके लिए सरकार को उपरोक्त PQR इनिशिएटिव पहल करनी चाहिए, ठीक है। जब आप कोई तर्क दें या फिर सुझाव दें तो उसके आधार दें। सरकार ऐसा करती है तो सरकार को इस तरह के पहल पे कार्य करना चाहिए, ठीक है। तो ये होगी प्रामाणिकता की बात। जब भी कोई सुझाव तर्क देंगे तो उसके पीछे आधार देंगे, उसके आधार क्या है आपके, ठीक है। वो उत्तर लेखन में मैं अभ्यास कराऊंगा तो मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे करते हैं। तो यहाँ तक प्रामाणिकता की बात होगी। मुझे आशा है कि प्रामाणिकता को मैं आपको समझा पाया होगा और आगे चलते हैं। एक छोटा सा एकदम टॉपिक है विषय वस्तु, इसमें मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको समझाता हूँ। विषय वस्तु का मतलब है आपका जो कंटेंट है, आप जो पढ़ते हैं, चाहे वो फैक्चुअल हो, कॉन्सेप्चुअल हो, कोई भी हो, ठीक है। वो फैक्चुअल भी हो सकते हैं, कॉन्सेप्चुअल भी हो सकते हैं। जैसे विषय वस्तु की मूल बात यह है कि विषय वस्तु में जो आपके अवधारणात्मक मुद्दे हैं, अवधारणात्मक तत्व हैं,
और जो आपके याद रखने योग्य तथ्य हैं, फैक्चुअल, ठीक है, या तो आपके अवधारणात्मक तत्व है या याद रखने तत्व है, यही विषय वस्तु है। तो विषय वस्तु के मामले में आप विशेष बल रखेंगे, विषय वस्तु की प्रामाणिकता, विषय वस्तु की अधिकता और विषय वस्तु की समझ काफ़ी जरूरी है उत्तर लेखन के मामले में। तो विषय वस्तु का आप ध्यान रखेंगे। विषय वस्तु का मतलब है अवधारणात्मक, आप जो पढ़ते हैं, जैसे कि आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा तो उस मामले में कंटेंट एकदम तैयार रखें, एकदम मजबूत रखें और सही से सही लिखने का प्रयास करें, ठीक है। तो ये विषय वस्तु की बात होगी। मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं दूसरे टॉपिक पे आता हूँ। अब जो एक टॉपिक बच गया वो है निष्कर्ष का, जो मैं आपको बता चुका हूँ पहले। निष्कर्ष को मैंने काफ़ी अच्छे से समझा दिया था कि निष्कर्ष के मामले में क्या करना चाहिए, ठीक है। और निष्कर्ष के बारे में एक अंतिम बात मुझे अगर कहनी हो तो मैं एक ही बात कहूँगा, निष्कर्ष के मामले में हर एक प्रश्न में निष्कर्ष जरूर लिखें। ध्यान रहे निष्कर्ष हमेशा छोटा हो, हमेशा लघु हो, और मैंने और भी शर्तें आपको बता दी थी पहले। तो इस तरह की बातों को ध्यान बिल्कुल रखना है आपको उत्तर लेखन में। हर एक प्रश्न में निष्कर्ष जरूर लिखना है। निष्कर्ष हमेशा छोटा होना चाहिए। निष्कर्ष हमेशा अंतिम भाग होता है प्रश्न उत्तर का, किसी भी उत्तर का। तो निष्कर्ष में एकदम बेसिक बातें लिखी जानी चाहिए और निष्कर्ष लिखी ही जानी चाहिए। एक उत्तर की मांग है, अच्छे उत्तर की मांग है, ठीक है, एक अभिन्न आयाम है अच्छे उत्तर का, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ। तो ये यहाँ तक मैंने आपको उत्तर लेखन के जो भी आयाम होने चाहिए मैंने बेसिक बातें आपको बता दी कि क्या क्या आयाम होते हैं एक अच्छे उत्तर के, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ अगले लेक्चर में फिर अगली कक्षाओं के साथ। उसमें हम अगले टॉपिक पे जो कि बचे हुए हैं उस पर चर्चा करेंगे। उसके साथ साथ उत्तर लेखन अभ्यास भी आने वाले कक्षाओं में शुरू कर देंगे, जल्दी शुरू कर देंगे। कृपया धैर्य बनाए रखें। धन्यवाद।